मार्केट गिरता है ना तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के मन में एक डर सा बैठ जाता है ना। लेकिन क्या हो अगर हम इस डर को एक मौके में बदलने की स्ट्रैटेजी को समझें। आज हम एक एक्सपर्ट एनालिस्ट के फ्रेमवर्क को समझेंगे और देखेंगे कि ये गिरता हुआ बाजार अपने साथ असल में क्या मौके लेकर आता है। तो सवाल यही है, मार्केट गिर रहा है, पूरा पोर्टफोलियो लाल है, अब क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता है। और अपने पोर्टफोलियो को लाल रंग में देखना यकीनन बहुत चिंता की बात है। लेकिन ऐसे टाइम पर पैनिक में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर बहुत महंगा पड़ता है। तो आज की इस पूरी बातचीत में हम इन 6 जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। हम ये समझने से शुरू करेंगे कि घबराने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है और आखिर में एक इन्वेस्टर की फाइनल चेकलिस्ट तक जाएंगे। एक क्लियर रोड मैप होगा ताकि एक बेहतर फैसला लिया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, मौकों की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो एक सबसे बड़ी गलती कौन सी है जिससे इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए, और वो है पैनिक सेलिंग, यानी घबराहट में अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देना। चलिए देखते हैं कि डेटा इस बारे में क्या कहता है। ये नंबर देखिए, 66%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? और ये दिखाता है कि एक इन्वेस्टर अपनी कितनी वेल्थ खो सकता है अगर वो मार्केट के कुछ बेस्ट दिनों को मिस कर दे। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, 1999 से 2026 के बीच अगर किसी ने सिर्फ 15, जी हाँ, सिर्फ 15 सबसे अच्छे दिन मार्केट के मिस कर दिए तो उसकी 2/3 यानी 66% वेल्थ वाइप आउट हो सकती थी। कितना बड़ा नुकसान है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर 15 की जगह 30 बेस्ट दिन मिस हो गए तो ये आंकड़ा और भी डरावना हो जाता है, 85%। मतलब आपके लगभग पूरे की पूरी वेल्थ खत्म, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप 30 सबसे अच्छे दिनों में मार्केट में नहीं थे। तो ये डेटा साफ साफ एक ही बात बताता है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना, मतलब ये अंदाजा लगाना कि कब खरीदें और कब बेचें, बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। और इसके पीछे की वजह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मार्केट के जो सबसे अच्छे दिन होते हैं ना, वो अक्सर सबसे बुरे दिनों के ठीक बाद आते हैं, और इनको प्रिडिक्ट करना, मतलब भविष्यवाणी करना, लगभग नामुमकिन है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? पैनिक में बेचना एक डबल लॉस वाली डील है। एक तो आप लॉस में बेचते हैं और दूसरा आप मार्केट की सबसे बड़ी रिकवरी से भी चूक जाते हैं। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि पैनिक नहीं करना है, तो अगला कदम क्या है? चलिए अब देखते हैं कि मौके कहाँ हैं, और शुरुआत करते हैं स्मॉल कैप से। ये वो एरिया है जहां करेक्शन सबसे गहरा हुआ है, और जहां गिरावट सबसे गहरी होती है वहीं सबसे बड़े मौके भी छिपे हो सकते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये स्मॉल कैप फंड्स में हुई गिरावट दिखा रहा है। एक तरफ है इंडेक्स फंड जो करीब 20% गिरा है, और दूसरी तरफ एक एक्टिव फंड का उदाहरण है जो 28% तक गिर गया। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा अंतर क्यों? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है। पैसिव इंडेक्स फंड क्या करता है? वो इंडेक्स के सभी 250 स्टॉक्स खरीद लेता है, तो उसकी गिरावट पूरे मार्केट को दिखाती है। वहीं एक्टिव फंड में फंड मैनेजर अपनी पसंद के कुछ खास स्टॉक्स चुनता है, और इस केस में मैनेजर के चुने हुए स्टॉक्स इंडेक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा पिटे हैं। तो ये सवाल मन में आना स्वाभाविक है कि अगर ये फंड इतना ज्यादा गिरा है तो क्या ये एक खराब फंड है? जरूरी नहीं। शॉर्ट टर्म में गिरावट देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें, जैसे कि टाटा स्मॉल कैप फंड का उदाहरण लें, तो 5 साल में इसने अपने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है। मतलब हाल की इस तेज गिरावट के बावजूद इस फंड का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है। चलिए अब स्मॉल कैप से आगे बढ़कर मिड कैप को देखते हैं, और यहाँ एक्टिव और पैसिव का जो फर्क है वो और भी ज्यादा बड़ा है। इस चार्ट को देखिए, ये चौंकाने वाला है। मिड कैप इंडेक्स फंड सिर्फ 10% नीचे है, वहीं एक एक्टिव फंड का उदाहरण देखिए, 28% की जबरदस्त गिरावट। ये तो लगभग 3 गुना का फर्क है। तो ऐसा हुआ क्यों? वजह है पोर्टफोलियो। दोनों फंड्स के स्टॉक्स में जमीन आसमान का फर्क है। इंडेक्स फंड में आपको बीएससी और हीरो मोटोकॉर्प जैसे बेंचमार्क स्टॉक्स मिलेंगे, जबकि एक्टिव फंड मैनेजर ने ज़ोमैटो और पेटीएम जैसी कंपनियों पर दाव लगाया था, जिनकी परफॉर्मेंस प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। इसी वजह से दोनों के रिटर्न में इतना बड़ा गैप आ गया। अच्छा, अब आते हैं लार्ज कैप पर, और यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहाँ मामला स्मॉल और मिड कैप से बिल्कुल अलग है।
इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ चाहे पैसिव इंडेक्स फंड हो या फिर कोई एक्टिव फंड, गिरावट लगभग एक जैसी है, करीब 10 से 12% के आसपास। मतलब यहाँ कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि लार्ज कैप में गिरावट के आधार पर मौका ढूंढने वाली बात नहीं है। यहाँ एक्टिव और पैसिव के बीच चुनाव करने का फैसला किसी और स्ट्रेटेजिक वजह से लिया जाएगा, ना कि करेक्शन की गहराई देखकर, क्योंकि वो तो लगभग बराबर ही है। अब बात करते हैं सबसे रिस्की कैटेगरी की, यानी थीमैटिक फंड्स। इनको लेकर बहुत ज्यादा सावधानी और अनुशासन की जरूरत होती है। और क्यों? ये नंबर आपको बताएगा -40%। ये एक रियल एस्टेट जैसे साइक्लिकल सेक्टर में हुई गिरावट का आंकड़ा है। ये दिखाता है कि इन फंड्स में वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा होती है। गिरावट बहुत तेज और बहुत गहरी हो सकती है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स एक बहुत क्लियर रूल बताते हैं। वो ये कि अपने टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 15% तक ही, ऐसे हाई रिस्क थीमैटिक फंड्स में लगाना चाहिए। जो आपका मेन यानी कोर पोर्टफोलियो है, उसका 85% हिस्सा ज्यादा स्टेबल और डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी में समेट लेते हैं। ये है एक इन्वेस्टर की फाइनल चेकलिस्ट। सबसे पहला और जरूरी कदम, इन्वेस्टेड रहें। पैनिक में आकर बेचने का जो मन करता है उसे कंट्रोल करना है। दूसरा, मौके का एनालाइज करें। ये देखिए कि गिरावट कहाँ सबसे ज्यादा है और एक्टिव और पैसिव फंड्स के बीच का फर्क समझिए। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अपनी बुनियाद को मजबूत रखें। मतलब एक इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजें तैयार रखें, ताकि किसी भी इमरजेंसी में आपको मजबूरी में सबसे बुरे वक्त पर अपने इन्वेस्टमेंट्स न बेचने पड़े। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, जब मार्केट में गिरावट आती है तो आप डर के हिसाब से चलते हैं या फोकस के साथ? क्योंकि ये गिरावट डरने का पल तो है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचने का एक मौका भी है। अब फैसला आपको करना है।